कि सबसे ज्यादा दुख की बात है वो नशे को लेकर है। भी नशे की यहाँ पे इसके लिए बहुत ज्यादा सख्ती बरती जाए ताकि नशा ना बिके और हमारे जो युवाओं का जो जीवन है वो ठीक रहे। बहुत बड़े लेवल पे नशा मुक्ति केंद्र की भी स्थापना हो, जो कि यहाँ है ही बिल्कुल है नहीं। 2-3 महीने पहले यहाँ पे राजनीतिक तौर पे बड़े बड़े लोगों ने एक दूसरे पे इल्जाम लगाए, सभी लोगों ने देखा। जी बिल्कुल। ये सत्ता में कैसे है, जो विपक्ष वाले लोगों ने सत्ता में नाम लेके इल्जाम लगाया। अनाज मंडी की एक मुख्य सड़क है जो 3 साल से बुरी तरह टूटी पड़ी है। मंडी वालों ने वहां धरना लगा लिया, दूसरी पार्टियों वालों ने धरना लगा लिया, आज भी वो सड़क नहीं बन पाई। पानी बहुत खड़ा था, बिजली का करंट आ गया तो एक बच्चा तो वहीं पे डेथ हो गई। तो ऐसी और गिरने के कारण सड़क सही न होने के कारण एक लेडी डॉक्टर की भी मृत्यु हो चुकी है। खड्डे में स्कूटरी पे गिरी और वो बेचारी की मौत हुई। इस प्रकार की बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो सरकार इस शहर में सफाई न होने की वजह से, पानी की निकासी न होने की वजह से ये घटनाएं हमेशा संभावना बनी रहती है कि कोई न कोई दुर्घटना हो। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एनिमल लाइफ हरियाणा। और हमारे साथ आज बहुत ही अच्छे इंसान यानी कि एक समाज सेवी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री अमित चंद चावला जी का। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनके बारे में क्या कहूँ, आपको क्या बताऊँ कि ये शहर के प्रमुख समाज सेवी हैं। सिरसा शहर में आज हम हैं और चुनावी सीरीज़ में आज हम यहाँ के लोगों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने सोचा कि क्यों ना समाज सेवा से स्टार्ट किया जाए। तो अमित चंद चावला जी हमारे साथ हैं। सर, अपनी जीवन के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें, लोगों को भी पता लगे कि आप किस तरह की समाज सेवा आपने आज तक की। देखिए, मेरा बचपन तो गांव बाजीगंज में बीता। 5वीं की शिक्षा मेरे गांव में हुई और उसके बाद मैंने पड़ोसी गांव है फूलका, क्योंकि गांव में 5वीं तक का स्कूल था उस समय, और मैंने 8वीं गवर्नमेंट माध्यम स्कूल फूलका से करी जी। और उसके बाद RSD स्कूल में मैंने 10वीं वहाँ से जी करी। उसके बाद मैं नेशनल कॉलेज में फर्स्ट ईयर तक रहा, +1 और +2 नहीं होता था। और आफ्टर दैट मैंने ग्रेजुएशन हिसाब से करी गवर्नमेंट कॉलेज जी। उसके बाद मैं और उच्च शिक्षा के लिए जयपुर गया, जहाँ पे मैंने लॉ ग्रेजुएशन करी। और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट जी। और फिर उसके बाद मैंने एक बार हरियाणा माइनिंग डिपार्टमेंट में मैं बहुत बड़े पद पे भी रहा हूँ। एज ए लेबर वेलफेयर ऑफिसर मैंने करीब 2 वर्ष तक वहाँ जॉब भी करी, गवर्नमेंट जॉब भी करी जी। लेकिन जॉब करना मेरा शुरू से मकसद नहीं था। और उसके बाद मैंने वहाँ से रिजाइन दे दिया और मैं राजनीति में भी सक्रिय हो गया। और जहाँ तक समाज सेवा की बात है, ये मुझे मेरे पिताश्री हंसराज जी चावला से उनसे मिली। वो गांव में इस तरह की उनकी गतिविधियां रहती थी कि गांव वालों के साथ मिलके उस समय सरकारी जो फंड्स मिलते थे जी, स्कूल वगैरह बनाने के लिए या उनके लिए, वो उनकी बहुत बड़ी कमी होती थी, बहुत कम मात्रा में मिलते थे। उस समय एक सिस्टम था कि मैचिंग ग्रांट, कि जो जितने पैसे गांव वाले इकट्ठे करते थे जी, उतने सरकार उनको पैसे अपनी तरफ से देती थी। मतलब जितने पैसे तुम इकट्ठे करोगे उतने ही पैसे दे दिए जाएंगे। ये मैचिंग ग्रांट का सिस्टम सुरेश देवीलाल जी ने किया था जी। तो वो गांव के सहयोग से काफी इस तरह लोगों के पास जा जाके पैसे इकट्ठा करते। उस तरह उन्होंने जैसे कन्या विद्यालय, कन्या स्कूल बनाए जी, स्कूल के, और दूसरे बॉयज के कमरे बनवाए।
और शमशान भूमि के लिए कुछ कार्य करना, गांव में नलके लगवाना, जी। उस समय टूटी वगैरह का जो नल है, ये वाटर सप्लाई का, ये नलके के द्वारा ही होता था। जी 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 कुएं खुदवाना जी तो इस प्रकार के कार्य और सामाजिक कार्य किए करते थे। तो ये प्रेरणा मुझे, समाज सेवा की प्रेरणा मेरे पिताश्री से मिली। जी। सामाजिक कार्यों के अलावा आप राजनीति में भी सक्रिय रहे। जी जी। थोड़ा अपना राजनीतिक जीवन के बारे में भी बता दीजिए। जब मैं पहले जैसे इंडियन नेशनल लोकदल, जिनको पहले लोकदल का जाता था जी। उस पार्टी में मैं चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने जी लोकदल ज्वाइन करी। उसके जी। बाद इंडियन नेशनल लोकदल में मैं रहा काफी समय तक। मेरे जीवन के काफी वर्ष मैंने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गुजारे। और जब 1999 में आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने जी, तो मैं उस समय मुझे एज ए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एज ए मेंबर अपॉइंट किया गया। जी 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 जी। और 2000 में मुझे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया, जो कि मेरा लगभग ये पूरा कार्यकाल 6 वर्ष मेरा मेंबर का और 5 वर्ष मेरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन का रहा। जी। तो राजनीतिक गतिविधियां मेरी काफ़ी सक्रिय थी। यूथ में मैं काफ़ी समय तक इंडियन नेशनल जो यूथ विंग है उसका मैं सिरसा जिले का काफ़ी समय प्रधान भी रहा। उसके बाद जब इंडियन नेशनल लोकदल का आपस में डिवीजन हुआ तो मैं जननायक जनता पार्टी की तरफ चला गया जी। और मैंने जननायक जनता पार्टी ज्वाइन की। और उसके बाद मैं तकरीबन जब ये जेजेपी और बीजेपी सत्ता में मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, उस समय मैं भी सत्ता में साथ ही था इनके जी। लेकिन कुछ समय बाद मेरे को कोई कार्य प्रणाली पसंद नहीं आई मौजूदा सरकार की। जी जी जी। तो मैं राजनीति से अपना किनारा कर लिया और 2.5 वर्ष तक मैं अपना सामाजिक कार्य में जुटा रहा। जी जी जी। तो अभी पिछले 7 महीने पहले 20 फरवरी को मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया है, जी। जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। एज अ चेयरमैन आपके बारे में कहा जाता है कि बड़ा बेदाग आपका कार्यकाल रहा, बहुत आपने अच्छे कार्य भी किए उसमें, बहुत युवाओं को जो भी मतलब इस तरह का कार्य रहा कि आपके कोई उस टाइम भी कोई उंगली नहीं उठा सकता था, वो एक्सपीरियंस बताएंगे। ये बड़ी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन का पद होता है या मेंबर का पद होता है, जी जी जी, इसकी प्रतिष्ठा से सीएम और सरकार जुड़ी होती है। बिल्कुल। क्योंकि चेयरमैन या मेंबर को जो अपॉइंट करते हैं वो मुख्यमंत्री ही करते हैं। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री अपना सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति को ही जी नियुक्त करते हैं। जी। तो इसलिए इस कमीशन की या इस इंस्टीट्यूशन की जो नौकरियों की भर्ती करते हैं जी, इसके प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा सरकार की प्रतिष्ठा होती है। बिल्कुल। अगर किसी भी प्रकार के कोई गलत काम होता है, कोई सिलेक्शन रद्द होती है या कोई पेपर आउट होता है, तो वो चेयरमैन या मेंबर के बजाय सरकार की भी उसमें बद पड़ती है। बिल्कुल। क्योंकि ये सीधा सीएम से मामला जुड़ा होता है, मुख्यमंत्री ही चेयरमैन को और मेंबर को अपॉइंट करते हैं। जी जी। तो उसमें आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छा, बहुत बड़ी भर्ती हुई मेरे दौरान। मैंने भी बहुत रिटन टेस्ट तकरीबन 40,000 के करीब आपने नियुक्तियां की थी उस टाइम। ये काफी हजारों की संख्या में मेरे समय में नियुक्तियां हुई थी। जी जी। लेकिन परमात्मा की दया से और मेरी ईमानदारी से और जो उस समय मेरे पास स्टाफ था उनके सहयोग से मैं बहुत अच्छे तरीके से भर्तियां कर पाया। जी। देखिए, आप चाहे 100% भी सिलेक्शन सही कर दीजिए, चैलेंज तो वो होती है। चैलेंज तो होती है, बिल्कुल। तो कोर्ट में जाता ही है। जी। जो नहीं सिलेक्ट होता यानी कि जो नॉट सिलेक्टेड है वो ही अफेक्टेड होता है, वो जाएंगे, जरूर जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन कोर्ट देखता है रिकॉर्ड और सिलेक्शन प्रोसीजर देखता है। अगर रिकॉर्ड
बिल्कुल बेदाग है, प्रोसीजर सही अडॉप्ट किया हुआ है, सिलेक्शन सही भी है, तो वो कोई मायने नहीं रखता कोर्ट जाने का। तो इसलिए सब कुछ ठीक था और कोर्ट ने मुझे कभी भी इस प्रकार के कभी परेशानी नहीं कोर्ट के द्वारा भी मेरे लगाए हुए कोई हटें जी या कोई पेपर भी लीक नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन पेपर भी कभी भी गलत नहीं हुआ अपने 5-5.5 साल के दौरान। तो सारा कार्य ठीक ही चला जी। आप बहुत सारी वेलफेयर सोसाइटीज के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो राजनीति और समाज सेवा का तालमेल कैसे बिठा पाते हैं? देखिए, मैंने अपने माता पिता के नाम से एक 2004 में ट्रस्ट बनाई जिसका नाम रखा श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट जी। अपने हिंदू में अगर हम किसी बुजुर्गों का नाम से कोई संस्था बनाते हैं या उनका कोई नाम जोड़ते हैं जी, चाहे देवी देवता हो, तो पहले स्त्री का नाम आता है, यानी कि औरत का नाम आता है जी। इस प्रकार जैसे मेरी माता जी का नाम राम देवी था जी और पिताजी का नाम हंसराज था जी, तो वो राम और हंस जी वो लेके मैंने श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। जैसे अपने देवी देवताओं में भी पहले ऐसा होता है सीताराम, राधे श्याम जी, तो ये सभी हमारे धर्म में ऐसे है, तो इसलिए मैंने उनके नाम से ये संस्था बनाई और 2004 से लेकर लगातार और 2005 में मैंने श्री राम चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया जो लगातार 19 वर्षों से आज भी बड़े लेवल पे काम कर रहा है और हम बहुत दूर दूर तक राजस्थान में, पंजाब के रिमोट एरिया, राजस्थान के रिमोट एरिया जहाँ बसें भी नहीं जाती, साधन भी नहीं, वहाँ लगातार हम जाके आँखों के निःशुल्क कैंप लगाते हैं और जिनके कोई ऑपरेशन वगैरह होता है जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, ये नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है। प्रत्येक के ये उम्र के हिसाब से मोती आंखों में आता है, रोशनी कम होती है लेकिन इसका इलाज संभव है। लोगों को हम अवेयर करते हैं कि आप घर में अंधे होकर मत बैठिए, आइए हम आपका निःशुल्क इलाज करते हैं और टॉप क्वालिटी के हम लेंस डाल के निःशुल्क जो कैंप लगाते हैं उनके दौरान हम उनका इलाज बिल्कुल निःशुल्क करते हैं, किसी प्रकार का चार्जेस। अब तक तकरीबन कितने लोगों का, अगर हम एस्टिमेटेड है तो कितने लोगों का ऑपरेट हो चुका है? वैसे तो अब कल्पना कीजिए कि 20वां वर्ष चल रहा है जी, 19 वर्ष हो गए हैं, तो बहुत बड़ी लगभग लाखों की संख्या में तो हम ओपीडी कर चुके हैं जी। जैसे मेडिसिन कोई भी जैसे आई फ्लू हो, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, पिछले दिनों अपने यहाँ फ्लड आई थी। फ्लड के कारण जो ह्यूमिडिटी होती है उसमें एक बैक्टीरिया निकलता है, तो उन दिनों में हमेशा हर साल कभी ना कभी ये आई फ्लू की बीमारी आती है। आज से 10 वर्ष तो पहले बहुत बड़ी बीमारी आई थी, इस वर्ष भी काफी आई थी लेकिन इतनी वो भयंकर नहीं थी, लेकिन अफेक्टेड बहुत पीपल हुए क्योंकि अपने शहर में खूब फ्लड आया, फतेहाबाद में आया जी बिल्कुल। तो इस दौरान में हमने गाँव में जो भी फ्लड अफेक्टेड गाँव थे उनमें जाके हमने कैंप लगाए और हजारों की संख्या में लोगों को हमने निःशुल्क। सिरसा जिला विशेषकर जो इसकी मिट्टी है धरती की वो कपास के लिए बहुत उपयोगी है जी। इस कारण यहाँ कपास का क्षेत्र काफी क्षेत्र में कपास की बुआई होती है और कपास की खेती अच्छी लेवल की होती है। तो यहाँ तो हमेशा से सालों से संभावना बनी रही है कि कोई कपास से जुड़ा हुआ कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री लगाया जाए जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। खेती पे आधारित, किसानी खेती पे आधारित ही यहाँ पे उद्योग कामयाब होंगे क्योंकि ये हमारा एरिया ना कृषि प्रधान एरिया है। यहाँ पे लैंड होल्डिंग भी लोगों की अच्छी है जी बिल्कुल, कृषि बहुत अच्छी है, धान भी बहुत अच्छी लेवल पे होता है। तो मैं तो यही कहूँगा सरकार से डिमांड करूँगा। दूसरी यहाँ सबसे बड़ी जो मांग है मेडिकल कॉलेज जी, अब इसका नींव पत्थर तो रख दिया जी बिल्कुल। माननीय आदरणीय राष्ट्रपति जी मैडम से रखा हुआ है तो लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और सबसे ज़्यादा देख लीजिए यहाँ पे कांटे, झाड़ियाँ और सीवरेज का पानी भी उस एरिया में सबसे ज़्यादा ढंग से निकल रहा है जी। यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने, इसको भी तुरंत स्टार्ट किया जाए। और नशे की बात मैं फिर कहूँगा, सबसे ज़्यादा दुख की बात है वो नशे को लेकर है। ये नशे की यहाँ पे इसके लिए बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जाए ताकि
नशा ना बिके और हमारे जो युवाओं का जो जीवन है वो ठीक रहे। अब देखिए 20-20 साल के बच्चे, एक बेटा होता है वो नशे के कारण चला जाता है, उसमें क्या होती है। तो सरकार को इसमें सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए। मुझे लगता है भी कम से कम भी 70-80 हज़ार के करीब हम लोग 20 सालों में ये ऑपरेशन कर चुके हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ अब पूछना चाहूँगा, सोशल पे हमने काफ़ी बात कर ली, यानी कि सामाजिक बात बहुत होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं राजनीति की तरफ बात करना चाहूँगा। आपने अभी हाल ही में कांग्रेस को ज्वाइन किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आपने कांग्रेस को ज्वाइन करने के पीछे कारण, कोई जहन में बात आई हो कि मुझे अब इस पार्टी के साथ चलना है? देखिए, मैं ज़्यादातर तो अपने आप को यही मानता हूँ, सोशल वर्कर मानता हूँ जी। जिस तरह की राजनीतिक माहौल है, जिस तरह की ये करप्शन का और का बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा रहता है, हमेशा हो रहा है, तो कई बार मन उब जाता है इन बातों से। तो ये 2.5 साल मेरे निष्क्रिय रहने का ये भी एक कारण था जी। और अब जिस हिसाब से राजनीति चल रही है, विशेषकर सिरसा की जी, जो कि लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है, वो मेरा कहने का ये मतलब है अभी जो यहाँ के विधायक बनते हैं वो शरेआम कहते हैं तो लोग खरीद के अपना एमएलए बनते हैं। तो ये लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ी है, बोला हम क्यों काम करें, सीधा मुंह पे कह देते हैं। और इसको देखते हुए काफ़ी मेरे जो समर्थक थे या मेरे साथी थे, मेरे दोस्त थे, समाज में काफ़ी लोग हैं जिनके साथ मैं हज़ारों लोगों के साथ जुड़ा हूँ बचपन से लेकर, क्योंकि बहुत मेरा लंबा पीरियड हो गया राजनीति में और समाज में। तो उन्होंने कहा भी आप दोबारा एक बार एक्टिव हुई, राजनीति में आइए और ये सोशल काम तो आपके चल ही रहे हैं। जी, आपने छोड़ना थोड़ी है, आप एक बार इस राजनीति में आइए। और आज का माहौल देखते हुए और पीछे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो 10 साल का प्रशासन काल देखते हुए तो मैंने कांग्रेस में जाने का निर्णय लिया और सभी की सहमति से मैंने निर्णय लिया। और मेरी सहमति पे मोहर लगाने के लिए हजारों की संख्या में बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग की सिकंदरपुर के पास, पर्ल रिजॉर्ट है, तो बहुत भारी संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने इस बात पे मोहर लगा दी कि अपने ये जो पार्टी आपके लिए कांग्रेस सही रहेगी और आप इसको आगे बढ़िए। इसमें राजनीति की दृष्टि से देखें तो सिरसा बहुत बड़ा हब है, सिरसा में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। सिरसा की राजनीति भूमि भी ऐसी रही है कि यहाँ से मुख्यमंत्री भी गए हैं, यहाँ से विधायक बहुत गए हैं, एमपी गए हैं, बहुत बड़ा इतिहास रहा है सिरसा का। तो आप अपने आप को वहाँ कहाँ फिट मानते हैं? क्योंकि सिरसा की अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आज से कुछ साल पहले तक सिरसा नरेश कहे जाने वाले लक्ष्मणदास अरोड़ा का बहुत बड़ा यहाँ साम्राज्य रहा है, उन्होंने बहुत बड़ी जीतें हासिल किए हैं। तो अगर आप पार्टी आपको एज ए कांग्रेस कैंडिडेट टिकट देती है तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, सिरसा का राजनीतिक इतिहास तो बहुत बड़ा रहा है। आदरणीय लक्ष्मणदास जी को पब्लिक ने बहुत सहयोग दिया जी, उन्हें सिरसा नरेश की उपाधि भी दी थी। लेकिन उनके कार्यकाल में भी कुछ सिरसा में ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं हो पाया। अब चाहे जो अब मौजूदा विधायक हैं वो भी सरकार के समर्थक हैं, पिछली बार हुड्डा साहब के भी समर्थक थे जब राज शासन काल था उनका जी, तब भी कोई भी ऐसा यहाँ पे कार्य नहीं हो पाया कि जिससे लोगों को रोजगार मिल सके जी। विशेषकर आज हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी है कि बेरोजगारी से परेशान होकर रोजगार ना मिलने के कारण हमारा जो युवा है वो नशे की तरफ जा रहा है जी। और सबसे बड़ा जो नशे का कारोबार और नशा लोगों को लेना और सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो हमारे सिरसा जिले में ही पड़ रहा है जी। बिल्कुल, इतने इफेक्टेड हो चुके हैं हमारे युवा कि आप देख लीजिए कोई दिन शायद ऐसा नहीं जाता होगा कि कहीं ना कहीं किसी युवा की बिल्कुल वो ये नशे के कारण है जी। कई बार तो ये नशे पे ठीक है लगाम लग रही है, कोशिश कर रही है सरकार, पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये थोड़ी सी मिली भगत भी है, सरकार की तरफ से लगा लीजिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से लगा लीजिए। इतने बड़े लेवल पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिना किसी के सरकारी सहयोग की मानूंगा जी। बिल्कुल, कई होते हैं ऐसे जैसे हर एक जगह पे हर एक
डिपार्टमेंट में काली बेटी होती हैं, इसमें भी हैं जिनकी वजह से ये इतना हरियाणा बदनाम हो चुका है और सिरसा बदनाम हो चुका है जी। और ये नशा शरेआम बिक रहा है। अब मेरे से पूर्व आज से 2-3 महीने पहले यहाँ पे राजनीतिक तौर पे बड़े बड़े लोगों ने एक दूसरे पे इल्जाम लगाए, सभी लोगों ने देखा जी बिल्कुल। ये सत्ता में कैसे हैं, जो विपक्ष वाले लोगों ने सत्ता में नाम लेके इल्जाम लगाए कि कोई ना कोई तो बात है ही नहीं। बिल्कुल। अब जो मौजूदा एसपी है आके इन्होंने देखो 20-25 दिन हो गए, इन्होंने खूब अच्छी थोड़ी सी सख्ती करी है, रोजाना पकड़े भी जा रहे हैं, खूब पकड़े जा रहे हैं। तो मैं तो यही सरकार से निवेदन करूंगा कि इस जो नशे का कारोबार है किसी न किसी तरह बंद कराएं और यहाँ बहुत बड़े लेवल पे नशा मुक्ति केंद्र की भी स्थापना हो, जो कि यहाँ है ही बिल्कुल है ही। सिरसा के है आसपास ही कमाल की बात है। बिल्कुल सरकार क्यों नहीं ये कर रही, या सभी की किसी के समझ नहीं आ रहा भी जहाँ पे सबसे ज्यादा नशा है और उसमें नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र ही नहीं है सरकार की तरफ से, तो ये फिर सरकार की नीयत पे भी शक होता है। नहीं, बट अभी हाल ही में सरकार ने डबवाली में एक पुलिस बल का वो तैयार किया है, एक हॉस्पिटल भी तैयार करने की वो योजना बना रहे हैं, हाल ही में बातें आ रही हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं किया जा रहा। अब देखिए ना 6 महीने पहले की ये बात है, जी। घोषित को पुलिस जिला घोषित किया डबवाली को, लेकिन अब वो उसका जो ऑफिस है जी वो सिरसा रखा गया है। जी बिल्कुल, ये जी बात है। अब कोई भी लोग जो अगर एसपी साहब से मिलना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे उनको सिरसा आना पड़ेगा। तो मैं तो ये भी सरकार से निवेदन करूंगा कि एसपी का जो डब्बावाली का मुख्यालय है वो वहीं पे स्थापित किया जाए, ताकि लोगों को जो बेचते हैं उनको में डर हो और जो लोग इससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो आसानी से एसपी साहब को मिल सके। जी बिल्कुल। अगर कांग्रेस का आपको उम्मीदवार बनाया जाता है, अगर आपको मौका मिलता है लोग सिरसा की जनता की सेवा करने का, तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पे आपकी नजर है? देखिए मैं कई बार अपनी ये बातें कि पहले भी एक दो बार कोई आप जैसे सज्जन पुरुष आए थे इंटरव्यू भेज के, हमारा शहर बहुत खूबसूरत बसा है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है। आप देख लीजिए हर 400 गज पे चौराहा है और किसी भी गली से आप अंदर जाइए जो पुराना बसा हुआ है और आप सारे शहर को क्रॉस कर जाएंगे। 60-60 फुट 100-100 फुट के बाजार हैं, 60-60 फुट की गलियां हैं, लेकिन एक तो एनक्रोचमेंट ज्यादा है और एक जो सरकार ये जो गलियों का निर्माण या सड़कों का निर्माण है शहर के अंदर या आसपास, वो किसी भी अच्छी क्वालिटी के कारण नहीं हो रहा है। अब हम मंडी की बात कर लीजिए, अनाज मंडी की एक मुख्य सड़क है जो 3 साल से बुरी तरह टूटी पड़ी है। मंडी वालों ने वहाँ धरना लगा लिया, दूसरी पार्टियों वालों ने धरना लगा लिया, आज भी वो सड़क नहीं बन पाई। वो इतनी मुख्य सड़क है, इतनी इंपॉर्टेंट सड़क है जहाँ सारी मंडी में इंटर करती है और वही सड़क आगे सिविल हॉस्पिटल तक भी जाती है। अगर 2 इंच भी बरसात हो जाए तो वो पानी वहाँ पे खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार सारे शहर में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि 10-15 मिनट की बरसात के कारण यहाँ पे किश्तियां भी चला सकते हो, बिल्कुल कहीं भी पानी निकासी का नहीं। कितनी बार यहाँ पाइपें डला दी, कितनी बार करप्शन होगी, चूंकि 35-35 40-40 करोड़ रुपए के बारे में लगा दी गई, लेकिन वो पानी की निकासी का हल आज तक नहीं हो पाया। उसके कारण कई बार घटनाएं भी हो चुकी हैं, बिल्कुल स्कूल के कई बच्चे की डेथ भी हो चुकी है। पानी जैसे सूरतगढ़िया बाजार के आपको बताते हैं, तो पानी बहुत खड़ा था, बिजली का करंट आ गया तो एक बच्चा तो वहीं पे डेथ हो। तो ऐसे और गिरने के कारण सड़क सही न होने के कारण एक लेडी डॉक्टर की भी मृत्यु हो चुकी है। वो खड्डे में स्कूटरी पे गिरी और वो बेचारी की मौत हुई। इस प्रकार की बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो सरकार इस शहर में सफाई न होने की वजह से, पानी की निकासी न की होने की वजह से ये घटनाएं हमेशा संभावना बनी रहती है कि कोई न कोई दुर्घटना हो। तो मैं तो ये भी मुद्दा उठाऊंगा, अगर सरकार आ जाती है, हमें कोई जनता के सहयोग से, परमात्मा के आशीर्वाद से सेवा करने का मौका मिलता है, तो एक जो जनप्रतिनिधि होता है जैसे एमएलए होता है, जी बिल्कुल, उसको जन सेवक बन के काम करना चाहिए, न कि अपनी 20-30 गाड़ियों का काफिला लेके, बाउंसर लेके, गनमैन लेके, जिसको पब्लिक जिससे कोई बात ही ना कर पाए, पास ही ना फटक पाए, तो वो आम आदमी की समस्या कैसे समझेगा। यहाँ तो वो ऐसा बंदा चाहिए, ऐसा सेवक चाहिए
जो जन सेवक बन के हर एक के दुख सुख में काम आए, जिसने नीचे से ऊपर तक सब कुछ देखा हो, बिल्कुल वो खुद सोशल रहा हो। मैं ये अपने बारे में नहीं कह रहा, और भी अच्छे हैं, मेरे से भी अच्छे लोग बैठे हैं। अब वो सिरसा शहर, तो मैं ऐसा कहूँगा सिरसा शहर इतना अच्छा शहर है, बिल्कुल, इसमें इतने लोग सहयोग देते हैं, दान पुण्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गौशालाएं सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, सबसे ज्यादा जी, 150 के आसपास तो रजिस्टर्ड है जी। नंदीशाला भी बन रही है, तो लोग दान पुण्य देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसका एग्जाम्पल मैं यही देता हूँ, शमशान भूमि है, साथ में क्रेमेशन ग्राउंड है जो सेक्टर 19 हुड्डा में पहले खैरपुर शिवपुरी के नाम से जाना जाता था जी। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा साधन नहीं था कि लोग कोई बैठ सकें, या कोई शेड तक भी नहीं था। और जहाँ पे अंतिम संस्कार करते हैं तो अपने देसी भाषा में उसको हड़ बोलते हैं, वो भी नहीं निर्मित था कि वहाँ पे जाने वाले की अंतिम यात्रा सुगध हो और उसके साथ जो आए उसको विदाई देने के लिए वो भी कुछ आराम से जा सकें। लेकिन सिरसा वालों ने मुझे जिम्मेवारी दी, खासतौर पर इस एरिया वालों ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी कि आप आइए आगे, आपकी देखरेख में हाँ जी, आप आगे आइए और आपको हम सहयोग करेंगे। और वास्तव में बहुत सहयोग किया। आज देखने वाली चीजें लोग देखने जाते हैं, उसकी कॉपी करके, हालांकि आज भी हमारे पास जगह थोड़ी है। मैं तो सरकार को 2-3 बार हम तो डीसी साहब से फॉरवर्ड करवा के सीएम के ऑफिस तक पहुंचवा भी चुके हैं कि हमें कुछ जगह और दी जाए। तो इसकी चारों तरफ जगह खाली है, चारों तरफ खाली है, एक एकड़ चारों तरफ खाली है। अगर हमें 1 एकड़ और जगह दे दी जाए तो हम इसका विस्तार करके विशेष तौर पे जैसे रस्म पकड़ी वगैरह करते हैं, तो उस रस्म पकड़ी के लिए आम आदमी को कोई मैरिज पैलेस नहीं दे सकता। कोई कभी तो देखिए आमतौर पे संडे को ही करते हैं लोग जी, उसी दिन काफी रश का मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से इंसान जाना बिल्कुल सही। तो वो जैसे जन्म ज्यादा है तो मृत्यु दर भी ज्यादा होगी, बिल्कुल। तो उन चीजों के लिए कोई जगह मिल जाए। तो पंजाब में बहुत अच्छे लोगों ने हॉल बना रखे हैं जहाँ ऊपर सत्संग होता है, नीचे अपना लंगर पानी कर लेते हैं। जैसे उधर गुरुद्वारा भी बड़ा अच्छा बना हुआ है, तो उसमें भी बड़ा अच्छा इंतजाम है। तो मैं तो कई चीजें ऐसी हैं वो कि मैं तो यही कहूँगा कि बजाय यहाँ कोई और बड़ी बड़ी बातें करने के, यहाँ पे ये हब बनाओ, वो करो, वो इंडस्ट्री लाओ, एक बार सिरसा का विस्तार अच्छा हो जाए। जो जहाँ बसा हुआ है उसकी साफ सफाई, पानी की निकासी, और ये नशा यहाँ से लोगों को मुक्ति मिले, नशे का कारोबार बंद हो, ये सबसे बड़ी बात है। सर्वप्रथम इंसान को जो रहने का एरिया जो सुखी है वो वहाँ सुख मिल जाए, उसके बाद की बात सोची जाए जी। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये ऐसी नहीं। मैं तो कहता हूँ कम काम हो जाए लेकिन अच्छा काम हो जाए, अच्छा काम, लोगों को दिखने वाला काम हो जी। चलिए जाते जाते आपसे एक लास्ट चीज पूछना चाहूँगा और आपसे कहना चाहूँगा, आप लोगों से भी कुछ कहें कि अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सिरसा वासियों से? तो यही निवेदन करना चाहूँगा मेरे भाइयों और बहनों से कि जब भी इलेक्शन हो, अभी समय 7-8 महीने पड़ा है इलेक्शन का, कभी पहले भी हो सकता है या समय पे भी हो सकते हैं, तो ऐसा प्रतिनिधि चुने जो आपके दुख सुख में काम आ सके, चाहे वो किसी पार्टी से हो। मैं यही कहता हूँ, और ये मेरी अपने की बात, अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं जनता से अपील करूँगा कि मैं आपके हर कार्य में, हर क्षेत्र में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। और अगर किसी और व्यक्ति को भी मिलती है टिकट तो मैं उसका समर्थन करूँगा, क्योंकि मेरा हमेशा जो पिछला रिकॉर्ड रहा है कि मैं कभी जिस पार्टी के साथ मैं पहले रहा हूँ, मैं ईमानदारी से साथ बहुत ही निष्ठा के साथ मैंने सेवा करी है। उसके बाद मैं चेयरमैन रहा हूँ, तो मैंने अपने उस पद के भी गरिमा रखते हुए मैंने उस पद पे भी निष्ठा के साथ काम किया और उसको सिरे चढ़ाया। और भविष्य में भी अगर मुझे टिकट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो किसी और साथी को मिलती है तो मैं तो ये निवेदन करूँगा
कि आप कांग्रेस को वोट डालिए, उसको डालिए। मैं जी। अपना वो नहीं कहूँगा कि आप किसी और व्यक्ति को, जैसे कि यहाँ चलन रहा है जी लेग पुलिंग बहुत होती है जी बिल्कुल, बहुत ये सिरसा में शुरू से ही बहुत, हाँ शुरू से रहा, ये बहुत होती है। मतलब यही कहूँगा जिसके साथ रहो ईमानदारी से रहो। और दूसरा मेरा ये कभी कल्चर या नेचर नहीं रहा कि बगैर मतलब कि हम किसी दूसरे पोजीशन पार्टी को गाली निकलते हैं। ये आपके बारे में लोग कहते भी हैं, ये आपके सबके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हाँ जी। तो इनसे कोई भी किसी को गाली निकालने से नहीं, आप अपना विजन बताओ, मैं कल को बना तो क्या करूंगा, बजाय इसके कि दूसरों में खामियां निकालने के। खामियां तो पब्लिक देख रही है, बिल्कुल, जिसमें क्या खामियां देख रही है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा, जो भर्तियां हो रही हैं इस पे कोई अच्छा ऐसा कॉम्पिटेंट आदमी हो कि वो उस पद की गरिमा रखते हुए निष्पक्ष होके जी। और स्टेट की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए ऐसी भर्ती करे कि आज युवा मारा फिर रहा है। देखिए पहले तो या तो क्वेश्चन पेपर ऐसा आता है कि वो पहले पेपर होने से पहले लीक हो जाता है जी। अगर पेपर लीक ना हुआ तो उसमें क्वेश्चन ऐसे गलत आ जाते हैं कि वो फिर रद्द हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद अगर मान लिया एग्जाम हो भी गए ठीक है, तो फिर उसके बाद नकल का ऐसा सिस्टम आता है, वो फिर भर्ती कोर्ट में चली जाती है, वो फिर वहां से रद्द हो जाती है। बिल्कुल। अब देखिए ना, 2 लाख से ऊपर जो पक्की भर्तियां खाली पड़ी, लेकिन सरकार ये 20,000 पे आज पुलिस विभाग में इतनी नौकरियां खाली हैं जो सबसे जरूरी है। आदमी की सुरक्षा, स्टेट की सुरक्षा सर्वप्रथम है, तो सुरक्षा के लिए तो हमारी पुलिस ही है ना। बिल्कुल। तो उसकी नफरी बहुत कम है, उसकी संख्या बहुत कम है। इसी तरह टीचरों की अगर हमारा नींव यानी कि नींव है, मजबूत नहीं है, वो शिक्षा से होगी जी। अब स्कूलों में अध्यापक नहीं है, 150 से ऊपर तो उन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए। अध्यापक की भर्ती जरूरी है। कॉलेज में 40% से ज्यादा प्रोफेसर की नौकरी खाली पड़ी। इस प्रकार डॉक्टर की खाली पड़ी, हॉस्पिटलों में नहीं भर्ती हुई, नर्सों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। ये तीनों चारों जो आदमी के कॉमन जो लेके बात को सबके लिए कॉमन, जैसे शिक्षा बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, सुरक्षा बहुत जरूरी है जी। इन तीनों में सरकार की बहुत कमी है। इसमें अच्छे तरीके से मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से, बड़े अच्छे तरीके से भर्ती करें और ताकि सुचारू रूप से इसके चल सके। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, ये थी हमारी चुनावी सीरीज में सिरसा की सीट का सर्वे। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए चुनावी सीरीज में, किसी नई जगह पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।